हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नाथसीवाद और हिटलर का उदय। दोस्तों, इस चैप्टर का हमने 2 वीडियोस पहले भी बना चुका है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था और सेकेंड वीडियो में हमने जाना था कि जर्मनी में वाइमर गणराज्य का जन्म किस तरह से हुआ और जर्मनी में इस वाइमर गणराज्य ने किस तरह की परिस्थिति बनाई। ठीक है। और इस वाइमर गणराज्य ने जिस तरह की परिस्थिति जर्मनी में बनाई थी, उस परिस्थिति में हिटलर का उदय किस तरह से हुआ। ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिटलर का उदय कैसे हुआ जर्मनी में। ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ लिखा है, अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वाइमर गणराज्य की क्या परिस्थिति थी जर्मनी में। ठीक है। और इस परिस्थिति में हिटलर का उदय होता है और इस परिस्थिति ने हिटलर का मार्ग प्रशस्त किया, मतलब उसके उदय का रास्ता साफ कर दिया। ठीक है। उसी को यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर उस वीडियो को जा करके देखें। ठीक है। फिर भी अगर आप नहीं भी देखे हैं तो ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखता है कि अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया था। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवा अवस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। हिटलर की युवा अवस्था बहुत गरीबी में गुजरती है। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मा था हिटलर। जर्मनी का मूल निवासी ये था भी नहीं। ठीक है। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती में लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेश वाहक का काम किया और कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। तो दोस्तों, ये जो हिटलर था वो क्या था, शुरुआत में सैनिक था। ठीक है। और क्या काम करता था, तो सैनिक में संदेश वाहक का काम करता था। ठीक है। और ये बहुत बहादुर तो था ही, इसलिए इसको कई क्या बोलते हैं उसको, कई तमगे भी मिले, मतलब अवार्ड्स भी मिले। ठीक है। अब देखिए, जर्मनी सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था। जर्मनी सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया था। ठीक है। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। तो दोस्तों, क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार किसके किसके बीच हुआ था, ये हमको पता ही है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी हार गया था और उसके बाद वर्साई में एक संधि हुई थी, जिसको वर्साई की संधि कहा जाता है। कब हुई थी, 1919 में हुई थी। तो इसी वर्साई की संधि में जर्मनी को सभी, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उस युद्ध का मुख्य आरोपी माना जाता है और सारे दोष इसी पर थोप दिए जाते हैं। ठीक है। तो इस संधि से जो जर्मनी की जनता थी वो भी आग बबूला थी और ये जो हिटलर है वो भी आग बबूला था। ठीक है। अब क्या होता है, 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह में हिटलर सदस्यता ले लेता है और धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण भी कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम भी दिया। तो जर्मनी में जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी थी वो कौन सी पार्टी थी, तो जर्मन वर्कर्स पार्टी ही थी, जिसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कर दिया गया था। तो इसमें 1919 में शामिल कौन होता है, हिटलर शामिल होता है और इस पर अपना प्रभाव बनाने लगता है, इस पर अपना नियंत्रण कायम करने लगता है और बाद में इसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसी पार्टी को बाद में नाथसी पार्टी के नाम से भी जाना गया। तो दोस्तों, जो सबसे फेमस है जर्मनी में, देखिए नाथसी पार्टी, इसे हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये नाथसी पार्टी आखिर आई कहाँ से। तो ये सबसे पहले तो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, फिर इसमें 1919 में घुसता है हिटलर और इस पर अपना प्रभाव बनाने लगता है, इस पर अपना नियंत्रण कायम कर लेता है और नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नाम रख देता है इसका। अब इसी पार्टी को बाद में जाकर नाथसी पार्टी के नाम से जाना जाता है, इसे नाथसी पार्टी बना दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए, 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने
बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। 1923 में ही बना लिया था। 1919 में वो पार्टी में शामिल हुआ। 1923 में यह योजना बना रहा है कि बवेरिया पे कब्जा करना है, बर्लिन पे चढ़ाई करना है और सत्ता पे कब्जा करना है। ठीक है। और इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा, उसे सफलता नहीं मिली, वो असफल रहा। और इस असफलता के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद वह रिहा कर दिया गया। ठीक है, जेल में डाल दिया गया कि इस तरह की योजना ये बना रहा है और इस पर काम भी कर रहा है, तो ये तो देशद्रोह है। ठीक है, तो उस पर मुकदमा चला, उसको जेल में भी डाल दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद उसको जेल से छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। नात्सी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया था। 1930 तक बड़े पैमाने पर जनता नात्सी पार्टी का सपोर्ट नहीं करती थी। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें बाद में शुरू हुई, और कैसे शुरू हुई वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम हिटलर की पूरी कुंडली निकालने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। 1930 तक तो नाजी पार्टी में बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे लोग नाजी पार्टी को। ठीक है, जो कि हिटलर की पार्टी थी। अब देखिए, लेकिन महामंदी के दौरान नाजीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया, और जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। ठीक है, तो 1929 यानी 1929 में एक आर्थिक महामंदी आती है, जिससे पूरा का पूरा विश्व प्रभावित होता है। ठीक है, बैंक दिवालिया हो रहे थे, काम धंधे बंद हो रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, मध्य वर्ग जो था वो लाचारी भुखमरी का डर सता रहा था कि भुखमरी आ जाएगी, लाचारी आ जाएगी, रोजगार छिन जाएगा। ठीक है, इस तरह का डर सता रहा था। ठीक है, तो ये आर्थिक मंदी कैसे आता है, क्या होता है, अगर इसको जानना है तो ये एक अलग टॉपिक है, अलग मुद्दा है, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जिसको आप देखकर समझ सकते हैं कि आर्थिक मंदी होता क्या है, आता कैसे। अगर इसी वीडियो पे डिस्कस करने लगे तो ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां तक समझिए कि जब आर्थिक मंदी आती है तब क्या होता है कि देश की जीडीपी कम रहती है, नेट एक्सपोर्ट कम हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड खत्म हो जाता है। ठीक है, काम धंधे बंद हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं लोग, इस तरह की चीजें होती है। देश में भुखमरी की समस्या आ जाती है, लाचारी की समस्या आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें थी। और 1929 में तो बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ गई थी, इससे पूरा सभी देश प्रभावित था। जर्मनी की हालत तो और खराब थी। ठीक है, इस तरह की चीजें हुई थी। अब देखिए, 1929 में आर्थिक मंदी आ जाती है, जर्मनी में शासन कौन कर रहा है, वाइमर गणराज्य। अब जो सरकार होता है ना, उसे सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में। देश जब भी प्रॉब्लम में आता है, किसने किया, सरकार ने किया। तो इस वाइमर गणराज्य का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ जर्मनी में। ठीक है, और ये राजतंत्र भी नहीं था, गणतंत्र था, नया प्रयोग था जर्मनी में, तो इसका किसी भी तरह से समर्थन नहीं हो रहा था। बोल रहा था इस वाइमर गणराज्य को हटाओ, इसकी जगह कुछ और चाहिए, तभी ठीक हो सकता है जर्मनी का शासन, नहीं तो जर्मनी बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे समय में लोग किसका सपोर्ट करते हैं, विपक्षी दल का। और इस समय जर्मनी में विपक्षी कौन है, नाजी पार्टी। ठीक है, तो लोगों के मन में ये आ रहा था कि हटाओ यार, वाइमर गणराज्य को हटाओ, नाजी पार्टी को बैठाओ सत्ता पे, कुछ तो भला होगा लोगों का। ठीक है, और लोगों को जो ये नाजी प्रोपेगेंडा है, वो लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी नाजी प्रोपेगेंडा में उस समय, मंदी के समय। 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटैग के लिए हुए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले थे, लेकिन 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और 37% वोट मिले। तो देखिए, 1929 के आसपास 2.6% वोट मिल रहे हैं, लेकिन 1932 तक आते आते 37% वोट नाजी पार्टी को मिले। अब देखिए, हिटलर के बारे में कुछ बताया जा रहा है। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिला कर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन संसद में को खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने का आश्वासन देता था। अगर कोई नेता ये बोलेगा कि हम एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करना चाह रहे हैं,
और वर्साई की संधि में जो हम हमारे साथ नाइंसाफी की गई है उसका प्रतिशोध लेने वाले हैं। जर्मन समाज की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको वापस लाने वाले हैं। तो कौन लोग नहीं चाहेंगे कि ये सत्ता में आए, ठीक है। तो वो सत्ता में आने का सत्ता में उसको बिठा देते हैं हिटलर को, ठीक है। देखिए क्या होता है। और वो एक जबरदस्त वक्ता था, ठीक है, बहुत बढ़िया स्पीकर था। देखिए उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। और उसने आश्वासन दिया था कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा, ठीक है। इस तरह का वादा वह करता था। हिटलर ने राजनीति हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाथियों ने एक बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाथी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, और ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नात्सियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा और एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए अवतार लिया था। तो नात्सी पार्टी ने हिटलर को एक भगवान के रूप में दिखाया कि एक ऐसा मसीहा है जो जो जर्मनी को इस परिस्थिति से उबारने के लिए अवतार लिया है, ठीक है। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था। और वो जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, ठीक है। जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, उस जनता को ये जो छवि थी हिटलर की वो बहुत पसंद आती थी, आकर्षक लगती थी। देखिए सेकंड टॉपिक है लोकतंत्र का ध्वंस। अभी अभी वाइमर गणराज्य को लाकर, वाइमर गणराज्य की व्यवस्था लाकर वहां पर लोकतंत्र स्थापित किया गया था जर्मनी में, लेकिन लोकतंत्र का ध्वंस कर देता है कौन? हिटलर। देखिए कैसे करता है। 30 जनवरी 1933, ठीक है। अब 1933 तक बात पहुंच गई है, 30 जनवरी की बात है। क्या होता है वो देखिए। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद संभालने का न्योता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको मार्क कर लेना चाहिए। हिटलर जो है सत्ता में कब आता है? 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। अब देखिए, यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था, चांसलर। तब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया था। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। क्या हुआ कि फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में अग्निकांड हो गया। कौन किया, क्या किया, कुछ पता नहीं, ठीक है। और यह मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद था जो हिटलर को मिला हुआ था। और जैसे ही हिटलर सत्ता में आया, जो लोकतांत्रिक शासन संरचना थी, उसके संस्थान थे, उनको भंग करना शुरू किया, हटाना शुरू किया, ठीक है। जिस पर जनता का अधिकार था, अपने पास शक्ति केंद्रित करने के लिए प्रयास करने लगा। 28 फरवरी 1923, अब बात फरवरी में आ गई। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश, फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आजादी और जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। अब इस अग्निकाल के बाद क्या होता है? हिटलर ने जितने भी लोकतांत्रिक अधिकार थे, जैसे संसद भवन में अग्निकांड हो गया, कौन किया, क्या किया नहीं पता, और इस अग्निकांड के बाद हिटलर जो है वो एक अध्यादेश जारी करता है, और उस अध्यादेश से क्या होता है कि प्रेस करने, सभा करने, इसकी आजादी खत्म हो जाती है। नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाता है कि सब खत्म हो गया, कब तक के लिए वो नहीं पता। अब देखिए,
वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इससे पहले जो वाइमर का शासन था, वाइमर गणराज्य का, तो उसमें इन अधिकारों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। जो कम्युनिस्ट थे, समाजवादी थे, वे भी तो लड़ाई कर रहे थे, वो भी तो एक पार्टी थी, लेकिन उस पर निशाना साधा। और उस पर क्या करता है वो देखिए। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया और कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। एक कैंप होता था, उस पर लेके डाल देता था और उस पर क्या कर रहा है किसी को पता नहीं होता था। देखिए, लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडोर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। ठीक है। नात्सियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया था, नात्सी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था। 52 किस्म के लोग जो जर्मनी में रहते थे उसको अपने दमन का निशाना बनाया था, उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था, उनको मार डाला था, गैस चैम्बरों में डालकर एक साथ हजारों हजार लोगों को मार डाला था, कंसंट्रेशन कैंपों में डाल दिया था जो उनकी बात नहीं सुनते थे, या फिर किसी को कुछ करने की आजादी नहीं थी, जब मन करता था उसको गोली मार दिया जाता था। इस तरह का सुलूक किया जा रहा था वहां के लोगों के साथ। अब देखिए, सभी लोगों के साथ नहीं, अभी 52 किस्म के ऐसे लोग थे जिनके साथ। ठीक है। देखिए अब क्या होता है। 3 मार्च 1933, अब बात मार्च में पहुंच गई है। तो मार्च 1933, 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। अब इनेबलिंग एक्ट पारित किया जाता है, प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया जाता है, और इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून के जरिए क्या किया जाता है, तानाशाही स्थापित कर दिया जाता है। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। अब देखिए ये क्या हो रहा है, तानाशाही स्थापित हो चुकी है जर्मनी में। नात्सी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और नगरपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। सभी चीजों पर अब हिटलर का अधिकार है। हिटलर अपने हिसाब से किसी को भी किसी तरह से नचा सकता है। अब देखिए हिटलर क्या करता है यहाँ पर। पूरे समाज को नात्सियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दी धारी पुलिस और स्टर्म ट्रूपर्स के अलावा गोस्तूफों यानी कि गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस यानी अपराध नियंत्रण पुलिस, और सुरक्षा सेवा यानी एसडी का भी गठन किया गया। सभी पुलिसों का गठन किया जा रहा है यहाँ पर, सुरक्षा बलों का। और ये सुरक्षा बल तो है, लेकिन ये हिटलर के सुरक्षा बल हैं, तो हिटलर की केवल सुरक्षा करते हैं, बाकी किसी की नहीं। अब देखिए, इन नवगठित दस्तों के बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दे दिए गए। इन नए नए जो गठन किए जा रहे थे सैनिकों के, सैनिक संगठनों के, इसको बेहिसाब सैनिक अधिकार दिए गए, और इन्हीं की वजह से नात्सी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। अब आप समझ सकते हैं कि पुलिस जो है उसको असीमित अधिकार दे दिया जाए कि भाई तुम कुछ भी कर सकता है। तो सोचिए, ऐसे भी तो पुलिस रूड बिहेव करते हैं लोगों के साथ, अब उसको असीमित अधिकार दे दिया जाए तो वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से जर्मनी में हिटलर ने इन संगठनों को असीमित अधिकार दे दिए थे। अब देखिए, गोस्तूफों जो कि गुप्तचर था, गोस्तूफों के यंत्रणा गृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था, किसी को भी, कोई भी हो, बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे। यातना गृह मतलब जहाँ कंसंट्रेशन कैंप, जहाँ पे यातनाएं दी जाती है लोगों को। ये जो गुप्तचर विभाग था वो किसी को भी भेज सकता था वहां पे। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश से निकाला जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त किया। मतलब कोई नियंत्रण नहीं, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, जब चाहे तब किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी। तो ये नात्सी पार्टी का यहाँ पे ओवरव्यू हमने दिया। नात्सी पार्टी और हिटलर इस तरह की चीजें कर रहे थे। देखिए सेकंड टॉपिक है पुनर्निर्माण।
हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री ह्याल्मार शाक्ट को सौंपी। एक अर्थशास्त्री था जिसका नाम क्या था? ह्याल्मार शाक्ट। इसको सौंपी हिटलर ने, जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना तुम्हारी जिम्मेदारी। अब ये क्या करता है वो देखिए। शाक्ट ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रमों के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। अब ये बढ़िया से काम कर रहा है, किस तरह से सबको रोजगार मिले, किस तरह से सबको ही उत्पादन करेगा तो बढ़िया उत्पादन, देश की जीडीपी बढ़ेगी, ऐसे काम कर रहा है। अब देखिए, मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फोक्सवैगन जैसी परियोजना की देन थी, इस परियोजना की देन थी। अब देखिए, विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबी मिली। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉइंट याद करना पड़ेगा, जर्मन सुपर हाईवे, ठीक है, और जनता की कार फोक्सवैगन इसी परियोजना की देन थी। अब देखिए विदेश नीति पर क्या करता है ये हिटलर को कामयाबी मिली विदेश नीति पर। क्या मिली? 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया मतलब वहां से हट गया, ठीक है। अब देखिए 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक साम्राज्य एक नेता के नारे पर के आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। किस नारे के आड़े पर? देखिए, एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में इसने 1938 में ऑस्ट्रिया को अपने में मिला लिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इलाका है ये जर्मनी का इलाका है। उसके बाद यहाँ पर देखें ये फ्रांस है, यहाँ पर देखें तो ये यूक्रेन है, यहाँ पर देखें तो ये हंगरी है, ठीक है। यहाँ पर अब ऑस्ट्रिया जो है वो इस पर मिल चुका है। अब देखिए अब क्या होता है। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। इंग्लैंड सोचता था कि हाँ भाई नाइंसाफी तो हुई है तो थोड़ी मदद कर ही देते हैं। अब देखिए, घरेलू और विदेशी मोर्चों पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लग रहा था कि देश की नियति अब पलटने वाली है। लेकिन हिटलर यही नहीं रुका। शाक्ट ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे पर ही चल रहा है। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी और शाक्ट को उनके पद से हटा दिया गया। अब शाक्ट जो है अर्थशास्त्री था, उसको टिप्स दे रहा है, भाई ऐसा मत करो, ऐसे करोगे तो अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। लेकिन उसकी पसंद की बात नहीं कर रहा है ना हिटलर, तो उसको पद से हटा दिया गया। अब देखिए, हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। बोलता है कि इससे भी निकलने का एक ही रास्ता है और वो है युद्ध। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। ये सब आप नोट करते रहिएगा। 1939 पे क्या है कि पोलैंड पर हमला, ठीक है, कौन करता है? हिटलर। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। अब इंग्लैंड बोल रहा है कि भाई ये सही आदमी नहीं है, ये तो कभी अब हम पर भी हमला कर सकता है। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। देखिए, सितंबर 1940 जर्मनी जो है इटली और जापान के साथ एक संधि पे हस्ताक्षर करता है कि भाई तुम मेरा साथ देना, इटली और जापान को बोलता है। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया और यूरोप के ज्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाले कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। 1940 तक हिटलर बहुत ताकतवर हो चुका था, ठीक है। अब देखिए, अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के लिए दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। वो पहले से चाहता था कि यूरोप को जीतना है,
ठीक है। लेकिन अब वो शुरू कर दिया क्योंकि अब वो शक्तिशाली हो चुका था, पावरफुल हो चुका था। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था और जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया, यूएसएसआर। आज का जो रसिया है उस पर 1941 पे हमला हुआ, किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। इसके साथ कौन कौन है? त्रिपक्षीय संधि हुई थी, इटली और जापान। वही जापान जो है वो अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अटैक करता है, तो अमेरिका गुस्सा जाता है और उसके बदले में जापान पर 2 शहरों में, हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरा देता है। जापान पूरी तरह से तबाह हो जाता है। आज भी इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है और इसी इंसिडेंट के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। और शुरू कब होता है ये देखिए, 1941 में जर्मनी किस पे अटैक किया? यूएसएसआर पे, सोवियत संघ पे, यानी आज का रसिया पे। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफी थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया। अब देखिए, रसिया जो है वो पूरब में है और वो ब्रिटेन के साथ लड़ रहा था पश्चिम में। अब ये ब्रिटेन के साथ तो लड़ ही रहा है, अब रसिया के साथ भी लड़ रहा है 1941 में। तो ब्रिटेन के लोगों ने बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया जर्मनी में, उधर से पश्चिम से, ठीक है, पूरब की तरफ आकर, तो जर्मनी के पश्चिमी भाग में। अब देखिए, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनी को नाको चने चबा रही थी। अब रसिया इधर से अटैक कर रहा है, वो उधर से अटैक कर रहा है, दोनों तरफ से गिर गया जर्मनी। अब देखिए, सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। रूस ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जर्मनी को। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। और इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। देखिए, अमेरिका इस युद्ध में बच रहा था कि भाई हमको नहीं लड़ना है, हमको तटस्थ रहना है, ये सबको लड़ने दो। लेकिन क्या होता है, अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका देखा था कि भाई बहुत दिक्कत होता है, जब भी युद्ध होता है बहुत दिक्कत होता है, इसलिए हम नहीं लड़ेंगे, तटस्थ रहेंगे, कम से कम हमारी अर्थव्यवस्था जैसी है ठीक तो रहेगी, ठीक है। लेकिन लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रहा जा सकता था। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी और उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। जापान बड़ा हो रहा था, जबकि छोटा सा देश है जापान, अमेरिका के सामने तो बिल्कुल छोटा सा, लेकिन उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। इंडो चाइना पर वो अटैक कर रहा था, उसको जीत भी रहा था, ठीक है। अब देखिए, और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी जापान। प्रशांत महासागर में अमेरिकी जो ठिकाना है पर्ल हार्बर, मैंने बताया, वहीं पर उसको ठिकाना बनाने की योजना बना रहा था, मतलब उसको उड़ाने का योजना बना रहा था। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका को घुसना पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर है जो चल रहा है। जर्मनी रसिया पे अटैक किया, इंग्लैंड जर्मनी पे अटैक, इंग्लैंड पे भी जर्मनी अटैक किया, इंग्लैंड जर्मनी पे अटैक किया, सब एक दूसरे का साथ देने लगे। अब जापान और इटली के साथ संधि किया था, जापान इटली भी लड़ रहे थे जर्मनी के साइड से, ठीक है। जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अटैक करता है, ये सोच के कि अमेरिका जो है वो वेपन सप्लाई कर रहा है, क्योंकि वेपन्स वहीं बनते थे, ठीक है, ज्यादातर। तो पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया। पर्ल हार्बर पे जब अटैक किया तो अमेरिका को घुसना पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब देखिए, अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा और यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। अमेरिका डायरेक्ट जापान पे परमाणु बम गिरा देता है, हिरोशिमा और नागासाकी पे जापान पूरी तरह से तबाह हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहीं पे खत्म होने की तरफ चल पड़ता है और जर्मनी हार जाता है। अब देखिए, हिटलर हार गया। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर से हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाथसी जुल्मों की कहानी है। देखिए, अब क्या होता है, जर्मनी हार चुका है। जर्मनी तो इतनी बर्बरतापूर्ण व्यवहार की थी अपनी जनता के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ,
ठीक है, इतना खराब व्यवहार किया था, लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में डाल डाल कर मारा था, यातना कैंप में बिना परमिशन, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के ले जाकर उसको मार दिया था, बिना किसी वजह के। ठीक है, सिर्फ अपने हिसाब से उसको जो मन कर रहा था सो कर रहा था। तो इस तरह की बर्बरतापूर्ण व्यवहार की जा रही थी हिटलर के द्वारा अपने देश जर्मनी में। ठीक है, अब देखिए, अब किसके द्वारा? हिटलर की पार्टी नाज़ी थी। और एने फ्रैंक की जो डायरी है ना, वो भी इसी समय में लिखी गई थी। एने फ्रैंक जो है उसका फैमिली जो है यहूदी था, और यहूदी जो था उसको हिटलर जो है वो बोलता था कि ये यहूदी लोग जो है वो ज्यूस लोग जो है, यहूदी बोलते हैं ज्यूस लोग, ये सही नहीं है। मतलब इसका जो किस्म, इस किस्म के लोग जो है वो प्योर नहीं होते। ठीक है, प्योर नहीं होते, इसलिए इनको रहने का कोई अधिकार नहीं, उनको मार देते थे। दिव्यांग लोग जो थे उसको भी मार देता था, सबको मार देता था जो जिस उनको लगता था कि इसका कोई काम नहीं है जर्मनी में। ठीक है, उसके बाद इसी समय में वे लोग छुपने के लिए चले गए थे, बाहर देश से बाहर जा रहे थे तो छुप गए थे वहीं पे, और एक छोटे से कमरे में वे लोग रहा करते थे। और वहीं पर एने फ्रैंक ने अपनी डायरी लिखी थी, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, जो कि आज भी हमारे टेक्स्ट बुक में हम पढ़ते हैं। ठीक है, और भी कई किस्से कहानियां इस समय में घटी, लेकिन जब ये किस्सा हो जाता है, नाज़ी पार्टी हार जाती है, जर्मनी हार जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो जो हिटलर है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ, उसके मंत्री जो थे वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ किसी बंकर में जाकर आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, एक साथ। हेलमुट के जो पिता है वो भी नाज़ी थे, वो अपनी पत्नी से ये बात करते हैं कि हम पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ले या सिर्फ मैं आत्महत्या कर लूँ। तो ये हेलमुट सुनता है और उसके दिमाग में एक खौफनाक दृश्य दिखाई देने लगता है। उसके बाद हेलमुट के जो पिता है वो अपने बच्चे यानी कि हेलमुट के साथ जाते हैं, बाग में खेलते हैं, और बाद में पता चलता है कि हेलमुट के पिता ने वो अपने आप को गोली मार दी और आत्महत्या कर ली। और डर इतना ज़्यादा था कि मित्र राष्ट्र अब हमारे साथ क्या करेंगे, हमने इतना बुरा व्यवहार किया है, नाज़ियों के बारे में कह रहा हूँ। तो उसके जो ड्रेस है उसको घर के अलाव में ही जला दिया जाता है, घर के चूल्हा में ही जला दिया जाता है खून से सने कपड़े। ये सब देखकर जो हेलमुट है उसके मन में बहुत ही बुरा दृश्य बनता है। वो अपने घर में एक और भी खाना नहीं खा पाता अगले 7 साल तक। ठीक है, क्यों नहीं खा पाता है? क्योंकि उसे लगता है कि मम्मी जो है मेरी वो कभी भी मुझे जहर दे सकती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन इस बार जो मित्र राष्ट्र है, जो विजेता है, वो जर्मनी पर उतना कठोर नियम कानून नहीं लाता है, सारे दोष उस पर नहीं थोपता है, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के रिजल्ट को देख चुका था कि इस तरह से दोष किसी एक पर थोपने से क्या स्थिति उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जाना कि हिटलर का उदय किस तरह से हुआ, हिटलर का जीवन किस तरह से था जर्मनी में। ठीक है, और हिटलर ने जर्मनी में कौन कौन से कार्य किए, किस तरह से इसकी विदेश नीति थी, किस तरह से इसने एक दूसरे पर युद्ध किया, और कौन कौन से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किए अपने देश के वासियों के साथ। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद के टॉपिक्स में हम पढ़ने वाले हैं नाज़ियों का वैश्विक नजरिया क्या है, पूरा विश्व जो है वो इसके बाद नाज़ियों को किस तरह से देखने लगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक नंबर 3 होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये टॉपिक नंबर 3 होगा। ये तो पूरा खत्म ही हो जा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ देखिए, नाज़ियों का वैश्विक नजरिया यानी नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। मतलब नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था ये भी देखेंगे। अब देखिए, उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो समापन की ओर चला जाएगा। इसके बाद हम टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति क्या थी वो हम देखेंगे। उसके बाद किस तरह से लोगों को कंसंट्रेशन कैंपों में डाला जाता था, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध किस तरह के थे उसको भी हम देखेंगे। मतलब सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, कोई भी चीज़ छूटने वाला नहीं है। तो आप ये वीडियोस जरूर देखें ताकि आपको एक्चुअल चीज़ें जो है, जो टेक्स्ट बुक में लिखी गई है, किताबों में लिखा गया है, उसको जान पाए, ना कि किसी भी वाद विवाद में आप ऐसे ही पड़े रहे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।